Hello friends, I am Dr. Anil Gombar, a diabetologist. I am here with you to update you for diabetes management, diabetes के साथ होने वाली problems, diabetes के साथ तकलीफ़ें, कब इंटरवीन करना है, कौन सी मेडिसिन देनी है, डाइट कितना देखना है, लाइफस्टाइल आपका कैसा होना चाहिए, और इन सब मुद्दों पे थोड़ी मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ क्यों हो रही है ज़्यादा, एपिडेमिक ऑफ डायबिटीज़. वी आर इन द स्टेट ऑफ एपिडेमिक ऑफ डायबिटीज़ because of obesity, because of the diet problems, because of your lifestyle problems. So diabetes is increasing. Now अब आपको बताऊंगा डायबिटीज दो टाइप की होती है वैसे, टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 डायबिटीज जो वो होती है जो ऑटो इम्यून होती है, जो बच्चों से देखी जा सकती है, फ्रॉम 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े इंसान तक देखी जा सकती है. टाइप 1 डायबिटीज नॉर्मली देखी जाती है इन बच्चों में जिनमें इंसुलिन की मात्रा ही नहीं होती, इंसुलिन बनती ही नहीं है, इंसुलिन की हमारे पास है ही नहीं इंसुलिन. एक गॉड ने उनको इंसुलिन का जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से आइलेट ऑफ पैनक्रियास होते हैं उसमें से इंसुलिन निकलता है. इट्स ए हार्मोन. वो निकलना बंद हो गया या वो खराब हो गया, वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया आपके बॉडी के अंदर, एंड दैट ऑर्गन इज पैनक्रियास. पैनक्रियास के अंदर एक सेल्स होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जहाँ से इंसुलिन निकलता है. बेसिक प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है कि ऑटो इम्यून हो गए, मतलब वो मर गए या उसको खा लिया गया. एपोप्टोसिस कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में. वो बच्चे में डेवलप नहीं हो पा रही, तो दैट चाइल्ड और वो दैट टाइप 1 डायबिटिक बन गया. टाइप 1 डायबिटिक का मतलब है ही और शी इज ओनली ऑन इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन निकल ही नहीं रहा अंदर से. जहाँ से आइलेट ऑफ पैनक्रियास जहाँ से इंसुलिन निकलता है वो जो सेल हैं वो है ही नहीं उनके पास. 90% ऑफ द पैनक्रियास इज डेड फॉर देम. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. सो ऑटो इम्यूनिटी किसी भी तरीके से हो सकती है. वायरल इन्फेक्शंस हैं, कोई ऑटो इम्यून प्रोसेस हो गया बॉडी के अंदर, उसकी वजह से आपके जो पैनक्रियास के जो सेल्स हैं वो खराब. तो ये तो हो गई टाइप 1. और मोस्ट ऑफ अस नाउ आर हैविंग टाइप 2. नॉर्मली स्टार्ट होती है 25 के बाद, 35 के बाद, मे बी आफ्टर 40. नाउ इसका जो एज है हमें 25 साल की एज में भी दिखता है टाइप 2, और 75 साल, 80 साल, 85 साल तक भी लोग इससे ग्रस्त रहते हैं. टाइप 2 डायबिटीज होती है जो जिसमें इंसुलिन तो है बट उनकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी, उनमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस गड़बड़ा गया, एंड दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हो रही है पैनक्रियास में वो खराब हो गई, जो बॉडी में पूरी हो रही है वो खराब हो गई. और उससे क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज है जिसको कंट्रोल करने की क्षमता एक इंसुलिन में है, आपकी इंसुलिन थी पहले 25 साल तक, 30 साल तक, आपका वेट बढ़ गया, आपकी डाइट चेंज हो गई, जंक फूड लेना शुरू कर दिया, आपका डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो गया, आपका लाइफस्टाइल खराब हो गया, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही आपकी, आपने कम कर दी फिजिकल एक्टिविटी. जो बच्चे मोटे हो रहे हैं, जो इंसान सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे हम इंडियंस आर टेकिंग लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो आई टेक यू फ्रॉम दिस एंगल कि डायबिटीज़ जहाँ पे फास्टिंग शुगर शुड बी लेस देन 125, पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में या 2 घंटे के बाद भी आपकी शुगर 180 से ऊपर जा रही है, देन एट 2 डिफरेंट टाइमिंग्स. एक बारी सिर्फ शुगर करने से हम डायबिटीज नहीं कहते हैं और ना कहनी चाहिए हमको. वन शुगर टेल्स यू ओनली डिपिक्ट यू कि हाँ आपको शुगर हो सकती है, आप इसको जांच कराएं, इसको खाली पेट और खाना खाने के बाद का एक शुगर कराएं. और एक और पैरामीटर जो ADA भी कहता है और सारी वर्ल्ड की कम्युनिटी कहती है कि HbA1c इज एन इम्पॉर्टेंट मार्कर और एन इंडिकेटर टू नो दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. नॉर्मल ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो HbA1c जिसके नाम से बताया जाता है वो होना चाहिए 7% से कम.
रादर यूरोपियन गाइडलाइंस कहती हैं 6.5% से कम, बट वी इंडियंस डू टेक एज 7% एज द हॉल मार्क. लेस देन 7% वी टेक इट एज द पर्सन इज नॉट डायबिटिक बट कैन बिकम डायबिटिक. नाउ यहाँ पे एक मुद्दा आता है कि HbA1c का इंपॉर्टेंस क्या है. जिन लोगों को HbA1c 7% या 6.5% के बीच में होगा उनको हम कहते हैं प्री डायबिटिक और इम्प्रॉपर ग्लूकोज टॉलरेंस. सो ये जो लोग होते हैं, ऑलमोस्ट अबाउट 15% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया टुडे आर सफरिंग फ्रॉम प्री डायबिटीज, जिसमें फास्टिंग लेवल आपका 110 से ऊपर हो गया और 125 के बीच में आ गया. ये वाले लोग भी तो बहुत हैं. सर्जरी करने आए हैं, आप थोड़े से वेट ज़्यादा है, आपको डाइट के बारे में मालूम नहीं है, लाइफस्टाइल आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका शुगर फास्टिंग कहीं ना कहीं 120 आ गया. खाना खाने के बाद फिर आपका टेस्ट किया गया तो वो आपका 180 आ गया. सो ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनको हम रिपीटेडली ब्लड शुगर कराते हैं, इनमें HbA1c की बहुत इंपॉर्टेंस मानी जाती है. HbA1c is an average sugar in your blood, in your body from the last 3 months. 3 महीने के बाद पहले आपका इसका मतलब शुगर रहा होगा, तभी वो ग्लाइकोसाइलेशन हो गया. हीमोग्लोबिन ग्लाइकोसाइलेशन होते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन. ये जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन 7% से ऊपर बढ़ना जब शुरू हो जाता है तो हमें कॉम्प्लिकेशन दिखनी शुरू हो जाती है. सो इट डिपेंड्स कि वो एक्यूट ईयर में आया है, पहली बार आया है, या 2 साल बाद आया है, या 20 साल बाद आया है. वी शुड नो कि कॉम्प्लिकेशंस में तो नहीं आया पेशेंट. क्या होता है कि डायबिटीज के जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं शुरू में, जो साइंस एंड सिम्टम्स साइंस में नॉर्मली कई बार पता भी नहीं लगता. 70% पीपल डू नॉट कम टू नो कि भाई डायबिटीज मेरे को है कि नहीं है, आई एम इन द डायबिटिक रेंज है कि नहीं है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो डायबिटिक रेंज आपको पता होना चाहिए, फास्टिंग लेवल्स आपको पता होना चाहिए. 110 से 125 के बीच में फास्टिंग आ रहा है और पीपी आ रहा है 145 से और 200 के बीच में आ रहा है. वी डू नॉट टेक इट एज डायबिटीज. डायबिटीज का मतलब ये है कि अगर आपने 2 या 3 बारी शुगर एट डिफरेंट टाइमिंग्स पे की है, पेशेंट इज हैविंग फास्टिंग मोर देन 125, postprandial more than 200, then I can say person is diabetic and with HbA1c of more than 7%. So ये 3 क्राइटेरिया किसी के अंदर भी पाए जाते हैं तो उसको हम कहेंगे डायबिटीज. उन 3 क्राइटेरिया के बाद इन्हीं क्राइटेरिया को लेते हुए हम प्री डायबिटीज कहते हैं, जिनका 110 और 125 के बीच में है फास्टिंग, और खाने के बाद का जो है उनका 145 से 200 के बीच में है. सो ये जो लोग हैं, इसमें से जो 10 to 15% पीपल होंगे हर साल वो डायबिटिक रेंज में चले जाएंगे. मेरा मतलब ये कि वो 125 से ऊपर चले जाएगा शुगर फास्टिंग, एंड पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर 200 से ऊपर चले जाएगा. सर जब ये ऊपर चले जाएगा तो इसका मतलब बॉडी इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैट शुगर विद देयर ऑन एंडोजीनस इंसुलिन. जो उनकी अपनी इंसुलिन बनी हुई है, भगवान ने दी हुई है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है. उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ इंसुलिन डिरेंज्ड हो रहे हैं. नाउ आई मीन टू से क्वालिटी ऑफ इंसुलिन का मतलब है कि उसकी इंसुलिन जितनी निकलनी चाहिए वो उस हिसाब से इफेक्टिविटी नहीं हो रही है. इसका मतलब उसकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी खराब हो रही है. इंसुलिन तो मिल रही है लेकिन इंसुलिन की सेंसिटिविटी खराब हो रही है. वो जो ऑयल है, जैसे कार का एक ऑयल है, वो अगर आपको गंदा ऑयल मिलेगा तो गाड़ी आपको अच्छी तरह नहीं चलेगी. सिमिलरली हमारी बॉडी भी सिस्टम उसी सिस्टम से चलती. अगर हमें इंसुलिन की पूरी मात्रा या क्वालिटी नहीं मिलेगी तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन्स के ऊपर प्रॉब्लम आएगी. जब शुगर का ग्लाइसीमिया, जिसको कहते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया, जब हाइपरग्लाइसीमिक रेंज में आप जाना शुरू करेंगे, डिपेंड करता है किस टाइम से वो जाना शुरू करता है. 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 दिन हो गए, 2 साल हो गए, 20 साल हो गए. सो डिपेंड करता है. द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज डिपेंड्स ऑन योर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन. HbA1c किसी का 8%, किसी का 9%, किसी का 10%, किसी का 11%, और वी कैन सी फॉर द फर्स्ट टाइम इवन 15%, 16% ऑल्सो. सो ये जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है, इसकी इंपॉर्टेंस इससे बहुत ज़्यादा मानी जाती है. ऑल डायबिटिक शुड हैव ए 1 टाइम टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इवन आफ्टर एवरी 3 months टू नो कि वो कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं.
नाउ ये तो हो गया डायग्नोसिस। नाउ आगे हम चलेंगे ट्रीटमेंट पे। नाउ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए हमारा? ट्रीटमेंट 3 मुद्दों पे चलता है, जो एडीए भी कहता है और सारी गाइडलाइंस कहती हैं। हमारी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने हमें कुछ गाइडलाइंस अपडेट्स देते रहते हैं। 2024 में कुछ अपडेट्स ये है कि भाई अब हमारी शुगर ओबेसिटी की वजह से बहुत बढ़ रही है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, डायबिटीज़ की वजह से रीनल प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं, तो उनकी दवाइयाँ हमको उस हिसाब से लिखनी चाहिए। डायबिटीज़ का जो पैराडाइम है, जो चेंज हुआ है, since I have been working with this field from the last about 20 years, more than that even, तो वो कैसे चेंज हुआ है? कुछ oral medication and insulin. When to give oral medicine, when not to give oral medicine, and when you can give oral medicine and insulin, or when you only give insulin. Type 1 मैंने शुरू किया था. Type 1 is only for insulin. Insulin is the treatment, is the only treatment. So please give insulin at every time when you are diagnosing a type 1 diabetic. मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत लोगों को देखा है, जो बच्चे होते हैं, एक सोशल टैबू बन जाता है कि घर में अगर कोई टाइप 1 डायबिटिक है तो एक सोशल टैबू सा बन जाता है, एक सोशलाइज नहीं कर पाता है वो बच्चा, या उनके पेरेंट्स ही करते, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाती है उनको, वो बेचारे बच्चे कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस में आ जाते हैं। मैंने पहली बार टाइप 1 डायबिटिक कई बार कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं, उल्टियाँ होती हैं। दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। Diabetic ketoacidosis is a dangerous disease, you can say a dangerous method of getting a diabetic into a diabetic ketoacidosis. Patient can die, and we have lost so many children because of diabetic ketoacidosis unknowingly. People are not knowing that that child has died because of diabetic ketoacidosis, because उनको लूज मोशंस हुई, उनको वॉमिटिंग्स हुई, patient has gone to a local practitioner, they do not come to know sometime कि भाई ये उल्टी हो गई है, लूज मोशन हो गए हैं, acute gastroenteritis is very common in India, हो जाएगा, ये 2 गोली खाइए आप ठीक हो जाएंगे। कुछ बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, वो पेशेंट को देखना चाहिए, उसका शुगर जरूर देखना चाहिए, एक बार शुगर करके देखना चाहिए। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिसमें सबसे पहली बार मैंने देखा तो उनका 400, वो ये कहते हैं कि नहीं आपका इंस्ट्रूमेंट खराब होगा। मैं कहता हूँ ठीक है देखते हैं, दोबारा से देखा, फिर 420, 450, 500. So like that patient should adapt to that, and मुझे डॉक्टर्स को ये हमारी एक ड्यूटी बनती है कि उनको बताया जाए व्हाट इज टाइप 1 डायबिटीज। कुछ बच्चों को, और रादर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम 100% बच्चों को जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में बचा सकते हैं, because there is a definite treatment, and the definite treatment is insulin. Definite treatment is other things also along with that. So we need to know what is type 1 diabetic. For a doctor also and for a patient, they should be more aware of this disease. क्योंकि अब हमारी पॉल्यूशन, हमारी पेस्टिसाइड इंक्रीज, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बड़े सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दे आर ऑल्सो किलिंग आवर बीटा सेल्स ऑफ Langerhans. They are also having apoptosis in the body and making the children more prone for type 1 diabetes. You can understand this, that the type 1 diabetic is an autoimmune disease. I understand that. Sometimes the reasons are not known. कभी हमारे को बच्चों को वायरल इन्फेक्शंस हुई, गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ, कोई भी फीवर हो गया। कोविड के बाद, ना कोविड के बाद कई बच्चों को डायबिटीज़ बन गई, कई लोगों को डायबिटीज़ बन गई। उनमें पहले डायबिटीज़ के लक्षण नहीं थे, लेकिन उसके बाद लक्षण आने शुरू हो गए। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चंक इन द कम्युनिटी, एंड दैट टाइप 2 डायबिटीज़ इज दोज पीपल दोज आर मोर देन 35 years of age. They were absolutely normal, their glycemia is in the range, was in the range, now their glycemia is getting already, they are getting into a diabetic range with glycosylated hemoglobin of more than 7. So these diabetic should be treated properly. Now why we should treat them properly? Because the complications of diabetes are starting from top to bottom. Just name anything, you can have eye problems in the form of retinopathy. Diabetic retinopathy is very common in India, very common in all over the world. Diabetic nephropathy,
किडनी खराब हो जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, नर्व्स के ऊपर लग जाती है, उन नसों से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो गई, सो मेनी टाइप ऑफ न्यूरोपैथी यू कैन सी इन द बॉडी. So a complete evaluation of these people should be done. Even erectile dysfunction, very common in young diabetics, we do not talk about it. Young people coming to a diabetic clinic with a sugar, with the you can say sugar of about 5 years in duration, may have erectile dysfunction. संबंध नहीं बना सकते बच्चे, संभोग नहीं कर सकते बच्चे कई बार, दैट इज व्हाट इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. दे हैव नॉट द पावर टू इरेक्ट देयर पेनाइल ऑर्गन. सो दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज. So please look into all these factors when the person comes into your clinic for a doctor, and patient should also be aware of कि मेरे को डायबिटीज तो नहीं है. कॉमन सिम्टम्स सोसाइटी में ये माना जाता है पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया. पॉलीडिप्सिया मीन्स प्यास बहुत लगती है, पानी की प्यास बहुत लगती है. इफ यू हैव अ टेंडेंसी टू टेक वाटर आफ्टर एवरी हाफ एन आवर टू 1 hour एंड क्वाइट इन प्लेंटी, you can have this problem. You can, if you are eating much more and you are still very thin, आपका वेट नहीं बढ़ रहा, वेट कम हो रहा है, रादर आप खा भी रहे हैं अच्छी तरह, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, दैट इज पॉलीफेजिया. पॉलीयूरिया मीन्स आप बार बार यूरिनेशन पे जा रहे हैं, आप यूरिनेशन पे जा रहे हैं बार बार. आप यंग बच्चे हैं या यंग लोग हैं, 50 ईयर से नीचे हैं, उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लेकिन उनका यूरिनेशन ज़्यादा हो गया, तो ऐसे लोगों को हमें ज़रूर डिटेक्ट करना चाहिए कि डायबिटीज़ तो नहीं है उनको. सो उसमें एक खाली पेट शुगर और खाना खाने के बाद का शुगर, एज आई हैव टोल्ड यू. नाउ डायबिटीज़ आगे बढ़ती है, जैसे ग्लाइकोसाइलेट में हीमोग्लोबिन, मैं कह रहा था कि कॉम्प्लिकेशन में जाता है. कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड इवन हार्ट अटैक्स. नाउ cardiovascular examination is also very important in diabetics. Silent ischemia, silent myocardial infarction, मतलब silent heart attacks. लोग कई कहते हैं कि मुझे छाती में तो दर्द हुआ है नहीं सर, मेरे को आपने कह दिया हार्ट अटैक हो गया आपको, ऐसे कैसे है? तो इसलिए वो थोड़ा सा एक ट्रस्ट जो डॉक्टर के ऊपर होता है वो शायद कभी कभी गड़बड़ाता है. इसीलिए गड़बड़ाता है कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग. मैंने ECG किया, उसमें एक्यूट MI आया, मैंने कहा भाई नाउ यू नीड टू गो फॉर एन एडमिशन फॉर CCU, मे बी एंजियोग्राफी और PTCA, वट एवर इट इज, एंड इट द फर्दर ट्रीटमेंट हैज टू बी डन. पर पर्सन सेज मेरे को तो कोई दर्द ही नहीं हुआ. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज हमारे इस सोसाइटी में साइलेंट इस्चीमिया, साइलेंट हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन है. सो प्लीज लुक इनटू योर शुगर लेवल्स फर्स्ट. नाउ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम नेफ्रोपैथी, डायलिसिस बहुत बढ़ गया है. Our dialysis machines are full now. We are not able to sustain those dialyzed patients because of chronic kidney disease is very common in diabetes. So chronic diabetic जितने भी होते हैं उनका एक किडनी पैरामीटर जरूर कराने चाहिए. एक पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेसिफिक फॉर डायबिटीज, दैट इज कॉल्ड यूरिन फॉर माइक्रोएल्बुमिन. यूरिन फॉर माइक्रोएल्बुमिन should not be more than 30 milligram per deciliter. If it is more than that, it means kidney के ऊपर असर पड़ रहा है, kidney may be that going into a diabetic state. Chronic kidney disease ना हो जाए, उनका GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जरूर देखना चाहिए, उनका माइक्रोएल्बुमिन जरूर देखना चाहिए. ऑल डायबिटिक शुड हैव एटलीस्ट 3 months to 6 monthly उनको देखना चाहिए उनका यूरिन फॉर माइक्रोएल्बुमिन. माइक्रोएल्बुमिन इज ए एसिम्प्टोमेटिक थिंग. यू विल नेवर कम टू नो कि मैं यूरिन कर रहा हूं और मेरे माइक्रोएल्बुमिन निकल रहा है, कैसे पता लगेगा? यू हैव टू गो फॉर द टेस्ट. सो माइक्रोएल्बुमिनुरिया इज एन इंपॉर्टेंट मार्कर फॉर डायबिटीज. So if you are getting microalbumin in your urine, you must check your sugar also. Now, the microalbumin, डायबिटीज को आंखें हम चेक कराते हैं. डायबिटीज की आंखें चेक क्यों कराते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी देखने के लिए. रेटिना के अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाते हैं विच पेशेंट समटाइम डू नॉट कम टू नो कि उसकी ब्लडिंग ऑफ विजन हो रहा है, नहीं हो रहा है. उसको एक बार पता लगा सडन लॉस ऑफ विजन. कई पेशेंट मैंने देखे हैं सडन लॉस ऑफ विजन एंड पर्सन इज हैविंग ए रेटिनल हेमरेज.
हेमरेज हो जाते हैं उसके पीछे। सिमिलरली ईसीजी का मैंने बताया, रेटिना का बताया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बताया, नेफ्रोपैथी का बताया। नाउ न्यूरोपैथी, डायबिटिक फुट इज वेरी कॉमन। Recently also we have lot of diabetic foot people coming to your clinic. People say कि मैंने ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को दिखाया, मैंने सर्जिकल डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेरे को ये चीरा दिया, मेरे को पस बन गया, मेरे को उन्होंने कहा कि ये अब नीला पड़ गया है, इसको एम्पुटेट करना पड़ेगा, और पता लगा कि उसकी डायबिटीज वाज वेरी हाई। सो हमारा सबसे मेन प्रिंसिपल होता है इन सब डिजीजेस से पहले कि हम डायबिटीज चेक कराएं, अपना शुगर चेक कराएं। एंड आई वुड लाइक टू एडवाइज एवरी कोलीग ऑफ माइन टू गो फॉर ए रूटीन एग्जामिनेशन फॉर शुगर। We are working in the metros, we know everything, but in a smaller cities, in the smaller villages, people do not know what is diabetic foot. नंगे पांव चल रहे हैं, जख्म हो गया, जख्म भर नहीं रहा, वो पट्टी कराए जा रहे हैं आपने किसी लोकल डॉक्टर से, लेकिन लोकल डॉक्टर को भी शायद नहीं पता लगा। आजकल इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी घाव नहीं भरता है, वुंड्स नहीं भरते हैं, तो आप अपनी डायबिटीज जरूर चेक कराइए। आपको बार बार घाव हो रहा है, आपको बार बार इन्फेक्शंस हो रही हैं, स्किन इन्फेक्शंस, उसमें भी आप चेक कराइए, क्योंकि ये वाले जो लोग होते हैं ये डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं, वेरी कॉमन। सो इसीलिए डायबिटीज एज ए हॉलिस्टिक अप्रोच हमारी होनी चाहिए। उस हॉलिस्टिक अप्रोच में मैं 3 मुद्दे बताता हूं। वन इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 3 चीजें और होती हैं, दैट इज वन इज डाइट, सेकंड इज योर एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज योर मेंटल एबिलिटी ऑल्सो, मेंटेशन। स्ट्रेस कैन ऑल्सो इंड्यूस डायबिटीज। सो ये 3 चीज़ों के ऊपर हमें किसी भी डॉक्टर को पहले जरूर अवगत होना चाहिए कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका वेट कैसा है, उसकी डाइट कैसी है, एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए। नाउ आई विल टेक वन डाइट। इंडियंस आर टेकिंग लॉट ऑफ डाइट, कार्बोहाइड्रेट डाइट। We take normally 2300 calories of diet for the Indians, average. Now average 2300 is too high. Normal average all over the world is 2100 calories should be given to anybody. Now we are talking about 1400 calories, 1500 calories, 1800 calories, 1600 calories diabetic diet. Now diabetic diet means that you should try to maintain or balance your carbohydrate, fats and proteins with good amount of your micronutrients. Now this diet should be a mixed carbohydrate diet. We should reduce our carbohydrate. Indians do take lot of, even 60% of carbohydrate we do take. So that is why we are seeing more of diabetes in Indians. So we need to reduce your carbohydrate. Carbohydrates are satiety बनती है, दिल भर जाता है, अच्छा लगता है, and since from the beginning we know carbohydrate, रोटी और चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। Now we are moving towards mixed carbohydrates और low carbohydrate. Now ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत अवेलेबल है एंड अपने ही रीजनल एरियाज में ये सब कुछ मिलता है। मिलेट्स, now this is the international year of millets. You can take millets, which is a condition which is less of carbohydrate, mixed carbohydrates and good protein also. So we need to balance these 3 nutrients of your diet, that is carbohydrate, fats and proteins. How much we should take it? We should try to see the nutritionist at that time that मैं इतनी रोटी खाता हूँ, इतना चावल खाता हूँ, इतनी सब्जी खाता हूँ। मेरी प्लेट में मोस्टली रोटी और चावल होता है, थोड़ी सी दाल होती है, इतनी सी सब्जी होती है और शायद वो भी नहीं होती, और नहीं तो प्याज और अचार। Most of the Indians used to take this. They were used to lot of good physical work. Now physical work has gone, but their diet remains the same. So that is why there is a shift over, or there is a paradigm shift of the patient from even the rural areas also. They are doing physical work, now they are not doing any physical work.
They are sitting, their children are sitting on the table and seeing the TV and seeing all those gadgets, electronic gadgets, your WhatsApp and Facebooks and everything. They are entertaining themselves for that. There comes the mentation now. They are more stressful. They are more anxious. Their future is maybe become in future they become obese. So our BMI should be seen first. All the children should play, outside play, not in the gadgets. We should have a physical exercises. So that is why all the schools do have this modules of that they should have a physical exercise of about half an hour. As in general, in type 2 diabetic, we need to have at least 10,000 steps per your walk, so that it should be around about 2.5 kilometers to 3 kilometers walk every day, so that your metabolic system gets tuned up. You have a lot of calories, you will have to have an intake, and you will have to see your output also. The output in the form of your energy. You need energy also, but how much energy you are taking from carbohydrate, because they are accumulating in your body and you are becoming obese. Once you become obese, the insulin sensitivity also goes down. We become insulin resistant. So most of obese people are getting insulin resistant. So out of every 5 obese people, 3 people will be diabetic or maybe in the pre-diabetic range. So we should take care of our obesity. To looking into all these parameters, the recent parameters, ADA has given some anti-obesity drugs also, where I will say that GLP-1RA, DPP-4 inhibitors, as well as SGLT2 inhibitors for my own colleagues to use much more, so that the glucose variability should not be there. Now, one very important thing, you are diabetic, you are taking some OHA, oral hypoglycemic agents, or you are taking insulin, or you are taking GLP-1RA products. For if you are obese also, I would like to give you an GLP-1RA products also. They are all available. They are all available. One very important thing for all these products to know about it, that you should know what is hypoglycemia. I'm talking about hyperglycemia. I should talk about hypoglycemia per se with this talk, because hypoglycemia is also very dangerous for the patient. Hypoglycemia means that when the patient blood sugar at any time is less than 64, that is hypoglycemia. Mild hypoglycemia, moderate hypoglycemia, and very severe hypoglycemia. Type 1 diabetics should know what is hypoglycemia, and without insulin they are not able to survive, and without they get into a more of a hypoglycemic episode, because insulin is a direct anti-diabetogenic. So it reduces your sugar suddenly. So we need to know which insulin, what type of insulin, at what time. So we have to optimize these people with the products of insulin. For type 2, we should know what is glucose variability in those patients. So they should not suffer from the glucose variability. Now the glucose variability is what? One, I am taking this term as glucose variability. People are having 80 sugar in the morning and 300 blood sugar in the evening. That is what is glucose variability. 80, 300. Sometimes they come and go, up and down, and that is also not good. It is a very important risk factor for life. So hypoglycemia I was talking about. Now I come back to hypoglycemia, mild, moderate and severe hypoglycemia. Mild hypoglycemia can be challenged by its own. You can know what is hypoglycemia. Hypoglycemia में क्या होता है, आपको शुगर कम होता है जब जैसे आपने खाना नहीं खाया और गोली खा ली, आपका शुगर कम हो रहा है, 64 से कम हो गया है, तो आपके हाथ पैर कांपते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज होता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं. सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट कैन हैव सीजर्स, पेशेंट कैन हैव cardiac activity, high cardiac activity because of atrial fibrillation, ventricular fibrillation. Patient can have those complications of hypoglycemia. So ज़्यादा देर तक hypoglycemia में बच्चे या और लोगों को ना रहा जाए, तो इसलिए एक 15 grams of calorie और you can say candy और कुछ मीठा उनके हाथ में जो भी दे सकते हैं आप, उनके एक preparation होनी चाहिए.
people are going to travel a lot, timings change हो रहे हैं, तो hypoglycemia is very common on the airports. Hypoglycemia is very common during travel. Traffic जैम हो गया है और आपके पास कुछ खाने को नहीं है, आपने गोली खा ली थी, आपको मालूम था कि मुझे 5-7 मिनट के बाद मैं पहुंच जाऊंगा और बाई चांस नहीं पहुंच पाए आप अपनी डेस्टिनेशन पे, तो you may have hypoglycemia. So you should have a handy things with you, some biscuits, some glucose powder, maybe that some colas, maybe some fruits. You can have that. So to overcome that, proper amount of hypoglycemia has to be curtailed. 15 grams of a bar has to be kept for everybody, should be kept for everybody, which gives you 15 grams of bar, which gives you almost about 40 calories energy. So during that time, mild hypo and moderate hypoglycemia can be seen and can be curtailed by the patient himself. अपने आप उसको ठीक कर सकते हैं. सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, पेशेंट चल ही नहीं पाता, पेशेंट बेहोश हो जाता है, पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं, पेशेंट को वॉमिटिंग्स हो जाती हैं, पेशेंट की लूज मोशंस हो रही हैं और वो नहीं चल पा रहा है, डिहाइड्रेशन हो गया है, उसको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस खत्म हो गया है, तो वो कुछ ले भी नहीं पाता है. दैट इज वेरी सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया. फॉर दैट रीजन हमको उस टाइम पे पेशेंट को फटाफट इमरजेंसी में लेके आना चाहिए, जिसमें हम ग्लूकोज का पानी दे सकते हैं, कुछ उसके मुंह में कुछ ग्लूकोज पाउडर डाल सकते हैं. इफ इट इज बिकॉज ही इज अनकॉन्शियस, वी शुड नॉट पुश much glucose into the mouth so that they should not have an aspiration also. So our colleagues should know about this, what is severe hypoglycemia. Severe hypoglycemia में even 30-40 milligrams से नीचे चले आता है. 20, I have seen yesterday it's a girl with a 20 milligram deciliter of sugar. So we need to know about all these parameters of sugar. Now optimization of this, I was talking about glucose variability कि variable नहीं होना चाहिए. पहले हमारे पास कुछ दवाइयाँ थी जो सिर्फ हम कहते थे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से, सल्फोनिल यूरियाज थे, बाइगोनाइड्स थे. अब हमारे आर्मेंटेरियम बढ़ता जा रहा है, दवाइयाँ अच्छी बढ़ती जा रही हैं, डिफरेंट एजेस पे, डिफरेंट वेट्स पे. वी हैव टू इंडिविजुअलाइज द पेशेंट. We do not say that one drug will affect all the millions of people. One insulin will affect all the millions of people. So not like that. We have to individualize the patient now. Now we have to individualize. We have to see fasting, postprandial, glycosylated hemoglobin and his lifestyle. Even mentation I was talking about. Stressful condition. Sleep rhythm should be good. स्लीप रिदम आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपके डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी. इसलिए स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस. So optimization has to be seen on the individual basis, and optimization में oral hypoglycemic agents, insulin, the combination, how to move about it and when to move about it. कब देना है, कितने बजे देना है, कितनी दवाई खानी है और कितने बजे दवाई खानी है. ये नहीं कि एक गोली खाई आप कभी भी खा लेंगे. No, not like that. So you will have to see your fasting levels, breakfast levels, lunch levels, dinner levels. So we need to have at least 5 sugars. Now innovations have come. Continuous glucose monitoring. We can do continuous glucose monitoring, and I am doing regularly at Apollo Spectra Hospital. We need a one sensor which puts up the patient for 14 days. Now we can have a continuous glucose monitoring where we can see after every 1 hour or half an hour or 2 hours or 4 hours to see how the sugar is moving throughout the day, how up and down is there. So glucose variability has to be seen properly, and I would like to advise everybody should have at least one time CGM, that is what is called CGM, continuous glucose monitoring sensor mechanism system in them, so that they can take up their sugars every hour or 2 hours at least for 14 days once in their lifetime, at least for type 2 diabetic. For type 1 it is must now, because if they are not controlling their sugar, they can have a very disastrous effects on the body. So I think I should end up here, and I can always come again, and you can always have some questions on my channels also. I have been on YouTube channels also, and I am giving an advocacy programs also, your awareness programs also. We do have a walkathon also every year. 14th November is the World Diabetic Day, and I always invite everybody during that time to have a walk of about
3 to 4 kilometers up and down. We try to tell them, they aware them with their hypoglycemia, शुगर कम हो जाए क्या होता है, शुगर ज़्यादा हो जाए क्या होता है, कौन सी दवाई लेनी है, कितने बजे लेनी है, कैसे लेनी है. I think that is a big topic, and I am always ready to have your suggestions, questions, and you can always contact me at Apollo Spectra. I am already sitting here as a diabetologist from 12 to 3 every day. So I wish you all the very best to have a good glycemic control throughout your life. Balance your life. Do not imbalance your life. Go have an equilibrium in your life. Thank you very much.